नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेरह अक्टूबर को अंतरिक्ष में दिखेगा अद्भुत नजारा। सूर्यास्त के बाद मंगल ग्रह को साफ साफ देखने का मिल पाएगा मौका। विधानसभा उपचुनाव और स्थानिक स्वराज के चुनाव में राजनीतिक हलचल तेज। बड़ौदा कांग्रेस पार्टी की संगठन बैठक में बनाई गई चुनावी रणनीति। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती आज। पालिका प्रशासन ने प्रतिमा को किए फूलहार अर्पण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष की खबर से। 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। अगर ये नजारा आप देखना चूक गए तो 2035 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 13 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद मंगल ग्रह आपको साफ साफ नजर आएगा। जी हां, 13 अक्टूबर को पृथ्वी से सबसे करीब होगा मंगल ग्रह और सूर्यास्त के बाद पूर्व दिशा में आप इसे साफ साफ देख पाएंगे। ये खबर अंतरिक्ष में हलचल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए है। आने वाली 13 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को अंतरिक्ष में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है और अगर आप ये नज़ारा देखना चूक गए तो फिर आपको 2035 तक इंतज़ार करना होगा। 13 अक्टूबर को मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इस रात को मंगल ग्रह पृथ्वी से देखने पर सबसे बड़ा दिखाई देगा। आसमान में कभी कभार बहुत अद्भुत सेलेस्टियल इवेंट्स यानी आसमानी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये आसमानी घटनाएं ऐसी अद्भुत होती हैं कि उसको बार बार देखने को मन करता है और कभी कभी सालों में कभी एक दो बार ही आती है। जैसे ग्रहण होते हैं और इस तरीके से युति भी होती है और कभी कभी ग्रह भी ऐसे दिखाई देते हैं। वर्तमान में ऐसा मंगल ग्रह के साथ हो रहा है। मंगल सबका मंगल करने वाला मंगल ग्रह है। वो वक्र गति में अभी चल रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन में है और 14 नवंबर तक चलेगा। मगर ये पूरा अक्टूबर माह केवल मंगल को ही समर्पित, इतना अद्भुत है। मंगल 6 अक्टूबर को हमसे सबसे नजदीक आ गया था पृथ्वी से और अभी नजदीक चल रहा है और 13 अक्टूबर को यानी परसों रात्रि में वो एग्जैक्ट ऑपोजिशन में होगा। 13 अक्टूबर को घटित होने वाली इस अंतरिक्ष घटना को लेकर खगोल वैज्ञानिक और लोगों में खासा उत्साह है। ये घटना तब घटित होगी जब मंगल ग्रह सूर्य के विपरीत होगा और पृथ्वी सीधे मंगल और सूर्य के बीच में स्थित होगी। आपको बता दें, मंगल और पृथ्वी की परिक्रमा एक साथ होने की वजह से मंगल ग्रह सूर्यास्त के बाद आसमान में लाल रंग से चमकता दिखाई देगा। में होगा यानी कि एक पृथ्वी की एक और सीध में मंगल होगा और एक और सूर्य नारायण होगा, यानी सूर्य नारायण पृथ्वी और मंगल एक रेखा में आ जाएंगे। उसके चलते मंगल सबसे अत्यधिक तेजस्वी दिखाई देगा, पूरी रात्रि दिखाई देगा और पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 12 घंटे तक मंगल दिखाई देगा। अगर आप पूर्व दिशा में देखेंगे तो लाल रंग का जो सबसे अधिक तेजस्वी दिखाई देगा पदार्थ वही मंगल ग्रह है। और उसके बोनस में आपको गुरु और शनि महाराज भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देंगे रात्रि में 10:30 बजे तक। मगर मंगल पूरी रात्रि दिखाई देगा और इतना अधिक तेजस्वी है क्योंकि वो केवल 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही है वर्तमान में। इसके चलते -2.5 मैग्नीट्यूड से वो प्रकाशित हो रहा है, गुरु से भी ज्यादा तेजस्वी है। और एक जानकारी के मुताबिक मंगल ग्रह 6 अक्टूबर को वास्तव में पृथ्वी के सबसे करीब था, जो ग्रहों की कक्षा के आकार और झुकाव के कारण सिर्फ मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ही था। 13 अक्टूबर को मंगल ग्रह पूर्व दिशा में दिखाई देगा, जो 12 घंटों में दक्षिण दिशा की ओर चला जाएगा। तब मंगल ग्रह नारंगी रंग में चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसे आप टेलीस्कोप से साफ साफ देख पाएंगे। वहीं नग्न आंखों से तारे की तरह चंद्रमा के समान स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा।
और ऐसा तेजस्वी अब 2035 में दिखेगा, यानी 15 साल बाद इतना श्रेष्ठ मंगल दिखेगा। आसमान से मंगल का नज़ारा इतना अद्भुत है कि आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते। अगर आपके पास में दूरबीन है तो आप उसकी पोलर आइस के यानी ध्रुवीय बर्फ भी देख सकते हैं, उसकी प्लैनेटरी फाइन डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसको देखना ना भूले, अत्यधिक तेजस्वी है और 2035 तक ऐसा फिर ग्रह दिखाई नहीं देगा। लाल रंग का सबसे तेजस्वी ग्रह आपको देखने को 13 अक्टूबर को मिलेगा। और अगर आप इस दिन नहीं देख पाते हैं बादल की वजह से या किसी और वजह से, तो आजकल परसों या पूरे माह में भी देखने की कोशिश किया करें। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में पालिका के नेता और साथ में विरोध पक्ष के नेताओं ने उनकी प्रतिमा को फूलहार अर्पण किए थे। एक ऐसा नाम जो किसी के आगे नहीं झुका, वो है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। आज़ादी के पहले और बाद में आजीवन भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण की आज जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से उनकी प्रतिमा को फूलहार अर्पण किए गए थे। बड़ौदा के मेयर समेत विरोध पक्ष के नेताओं ने महान विभूति की सेवाओं को आज नमन किया था। अन्याय के खिलाफ लड़ने में और आज़ादी में सबसे बड़े जन आंदोलन के प्रतीक थे जयप्रकाश नारायण। सत्ता और कुर्सी से दूर रहकर भी एक लोक नायक की भूमिका में देखे गए थे जयप्रकाश नारायण। तब आज उनकी जन्म जयंती पे पूरे देश में उन्हें नमन किए जा रहे हैं। જયપ્રકાશ નારાયણજીની પ્રતિમાને આજે પુષ્પાંજલિ કરી એમની જન્મ જયંતિને યાદ કરીને અમે સૌ કોર્પોરેશનમાંથી મારા સાથી એવા સાંસ્કૃતિક સમિતિના ચેરમેન શકુંતલાબેન હાજર છે, મોટા સંખ્યામાં કાઉન્સિલરો પણ હાજર છે, અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ સૌ આપણે જાણીએ કે જયપ્રકાશ નારાયણજી જેમને મેક્સેસ એવોર્ડ મળ્યો હતો, જેમને ભારત રત્ન એવોર્ડ મળ્યો હતો, એમના સોશિયલ કામ માટે, એમના પોલિટિકલ રિફોર્મ્સ માટે અને લોકનાયક કહેવાતા, કારણ કે જે પ્રજાના સાચા અર્થમાં લીડર બન્યા। 19 વર્ષની નાની ઉંમરે 1921માં જ એમણે અસહકારનું આંદોલન છેડ્યું અને ત્યારબાદ ઇમરજન્સી પછી જ્યારે બેરોજગારી વધી ગઈ, કરપ્શન વધી ગયું અને ખૂબ લોકોને હેરાનગતિ થવા માંડી, મોંઘવારી ખૂબ વધી ગઈ, એ વખતે એમણે જે ટોટલ રિવોલ્યુશનનું આંદોલન છેડ્યું, સર્વોદયની મુવમેન્ટ લાવ્યા, એવા શ્રી જયપ્રકાશજીને આજે હું વંદન કરું છું, પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરું છું। જયપ્રકાશ નારાયણ બિહારના બલિયાના એક નાનાથી ગામમાં જન્મેલા, જ્યાં ભણવાનું સાધન નહોતું એટલે નાની ઉંમરમાં પ્રાઇમરી શિક્ષણ લઈને એ પટના ભણવા ગયા। ભણીને હજુ તો જવાનીમાં નથી આવ્યા, એના પહેલાં ગાંધીજીના સંપર્કમાં આવ્યા પછી અસહાય આંદોલન, દેશની આઝાદીની જે લડાઈ ચાલતી હતી એમાં એમને એવું લાગ્યું કે મારે દેશ માટે સમર્પિત થવું છે, દેશની આઝાદી માટે સમર્પિત થવું છે, અંગ્રેજો સામે લડવા માટે સમર્પિત થવું છે, એમ કરીને આઝાદીની લડાઈમાં જોડાયા। સવાલ જે છે કે આખી જિંદગી સમર્પિત કરી દીધા પછી આઝાદી મળી ગયા પછી પણ જ્યારે એમને લાગ્યું કે જે માટે આઝાદી લીધી હતી અને જે હેતુ માટે આઝાદી લીધી હતી એ જ્યારે ઇમરજન્સી આવી ત્યારે એક જયપ્રકાશ નારાયણના નામે આખા દેશની અંદર એક આંદોલન કર્યું અને ઇમરજન્સી હટાવવા માટે એમને જે લડત આપી એથી યુવાનોને આજે શીખવા જેવું છે કે ગમે તેવી સત્તા કેમ ના હોય, ગમે તેટલો પાવરફુલ સત્તા આવી કેમ ના હોય, કોઈની વાત સાંભળતા ના હોય, દમન ચાલતું હોય, એવા સમયે દેશની આઝાદી જ્યારે તમને ખતરામાં લાગે ત્યારે આંદોલન કરો। અને આંદોલનની એક પરિભાષા સમજાઈને એ આજે દુનિયામાં નથી, પણ એમાંથી સમજવા જેવું છે કે ગમે તેવા કપરા સમય કેમ ના આવે પણ મનુષ્યની આઝાદી જેના માટે લીધી છે, લોકો માટેની જે આઝાદી લીધી છે એ આઝાદીને ખતરામાં લાગે તો ચોક્કસ આંદોલન કરવું જોઈએ। એ જ જયપ્રકાશ નારાયણનો એક સંદેશો છે અને એટલા જ વર્ષોથી એમને યાદ કરીશું। 1902થી 118 વર્ષ પછી પણ એમને યાદ કરવાનું કારણ જ આ છે કે આંદોલનનો બીજો નામ છે જયપ્રકાશ નારાયણ અને એની પુષ્પાંજલિમાંનો કાર્યક્રમમાં આવ્યા છે અને પુષ્પાંજલિ કાયમ એમના સમર્પિત થતી રહે। એમને પુષ્પાંજલિ ચડાવવાનું સૌભાગ્ય એટલા માટે મળે છે કે એ આંદોલનથી પ્રેરિત થઈને લોકો ગમે તેવા દમનની સામે આજે દમનની જે નીતિ ચાલે છે એની સામે પણ લોકો પ્રેરિત થાય, લડે અને આઝાદી ફરીથી મેળવે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું। बड़ौदा महानगर पालिका के दमकल विभाग के जवानों की ट्रेनिंग
आयोजित हुई थी, जिसमें खास तौर पर सार्वजनिक जगह और रिहायशी इलाकों में लिफ्ट में फंसे नागरिकों को सुरक्षित किस तरह से निकाला जाए, इसकी तालीम दी गई थी। बड़ौदा महानगर पालिका के दमकल विभाग की ओर से खुद को और दमकल विभाग के जवानों को मुस्तैद रखने कई प्रयास किए जाते हैं। तब 10 और 11 अक्टूबर को सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जवानों की ट्रेनिंग करवाई गई थी, जिसमें आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक बताई गई। साथ ही में सार्वजनिक और रिहायशी इमारतों में लगने वाली लिफ्ट के प्रकारों की भी जानकारी इसमें दी गई थी। आपातकाल में लिफ्ट के दरवाजों को सावधानी से खोल के नागरिकों को किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इस प्रणाली को इस ट्रेनिंग सेशन में समझाया गया था। चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट के निर्देश से दमकल विभाग के जवानों को अपग्रेड रखने इस तरह की ट्रेनिंग सेशन लगातार करवाए जा रहे हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में जवान ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को बचा सके। अग्निशमन અને તાત્કાલિક સેવાઓમાં વિવિધ પ્રકારની તાલીમ આપવામાં આવે છે અત્યારે, જેમાંથી એક તાલીમ જે લિફ્ટમાં કોઈ માણસ ફસાયો હોય એને કેવી રીતે બહાર કાઢવો, જેની તાલીમ અત્યારે બદામડી ખાતે CCTV કમાન્ડ કંટ્રોલ રૂમમાં આપવામાં આવી છે। લિફ્ટ કયા પ્રકારની હોય છે, લિફ્ટના પ્રકાર, લિફ્ટની જે આઉટડોર ચાવી કેવી રીતના ખોલવાની, દરવાજા કેવી રીતના ખોલવાના, એ પ્રકારની બધી તાલીમ અલગ અલગ રીતે આપવામાં આવી છે। આમાં ટેકનિકલી વર્ક આપણે કરી શકીએ, જેનાથી જઈને તૈયારીમાં જે પણ લિફ્ટમાં માણસ ફસાયો છે એને તમે તાત્કાલિક ધોરણે અને સેફલી તમે બહાર કાઢી શકો। તમારી પાસે એક પ્રોપર ટેકનોલોજી હોય તો, જે આપણે અહીંયા અમિત ચૌધરી સર દ્વારા શીખવાડવામાં આવે છે। વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબના માર્ગદર્શન અનુસાર વડોદરા અગ્નિશમન દળના કર્મચારીઓને અલગ અલગ વિષયો પર તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે, જેમાં ખાસ કરીને 10 ઓક્ટોબર અને 11 ઓક્ટોબર શનિ રવિ દરમિયાન વડોદરા અગ્નિશમન દળના કર્મચારીઓને લિફ્ટ કઈ રીતે ઓપરેટ થાય, લિફ્ટમાં કોઈ માણસ ફસાઈ જાય તો એને કઈ રીતે રેસ્ક્યુ કરવાનું, કઈ પદ્ધતિ અપનાવવાની, જેથી કરીને લિફ્ટમાં ફસાયેલ માણસને શાંતિથી ધીરજથી કાઢી શકાય, કોઈ પણ ગભરાયા વગર, ડર વગર, પેનિક થયા વગર, એને વિશે વિશેષ તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। भायली गांव से गोकुलपुरा गांव तक के रोड का आज भूमि पूजन किया गया। ये भूमि पूजन डभोई के विधायक शैलेश सोटा के हाथ से किया गया, जिसमें 32 लाख की लागत से इस रोड का निर्माण किया जाएगा। बड़ौदा में विकास के काम कोरोना काल में भी जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। तब ये तस्वीरें वार्ड नंबर 10 से आई है, जहां भायली गांव से गोकुलपुरा के रास्ते का भूमि पूजन आज किया गया। डभोई के विधायक शैलेश सोटा के हाथों से इस रास्ते को बनाने का काम शुरू हुआ। भायली से गोकुलपुरा को जोड़ते रास्ते की मांग लगातार स्थानिक कर रहे थे। तब 3.75 मीटर चौड़ाई का रास्ता 32 लाख की लागत से तैयार किया जाने वाला है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया था, जिसमें भायली गांव के निवासी समेत वार्ड नंबर 10 के नगर सेवकों की उपस्थिति रही थी। આજરોજ સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌના વિશ્વાસના ધોરણે ચાલતી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર દ્વારા જે રીતે વિકાસની કામગીરી હાથ પર લેવામાં આવી છે, એ જ રીતે આજે ભાયલીથી ગોકળપુરા ગામને જોડતો રસ્તાનું અહીંયા ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે। લગભગ 32 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આ રોડ
3.75 મીટર પહોળાઈનો બનવા જઈ રહ્યો છે અને 3 લેયરનો આ રસ્તો છે. આ રસ્તાની પહોળાઈ અને આ રસ્તાની જાડાઈ ને જે કામગીરી કરવામાં આવનાર છે, જે ભૂતકાળમાં રસ્તાની હાલત થઈ છે, હવે આ રસ્તા એવી રીતે બનાવવામાં આવશે કે વર્ષો સુધી આ રસ્તાને કોઈ તકલીફ ના પડે અને આના માટે જે કંઈ કામગીરી કરવાની હશે એ કરવામાં આવશે. અને જે રીતે અહીંયાના સરપંચશ્રી, અહીંયા તાલુકા પંચાયતના સભ્ય, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તમામ અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને આ કામગીરી એ આ વિસ્તારની જે વર્ષો જૂની માંગણી અને લાગણી હતી એ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ વિસ્તારના લોકોએ જે વિશ્વાસ ભારતીય जनता पक्ष पर राख्यो है, ये विश्वास आज सार्थक पुरवार थयो। विधानसभा के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ में स्थानिक स्वराज के चुनाव भी आने वाले हैं। तब आज बड़ौदा शहर में कांग्रेस पार्टी की संगठन की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें आने वाले दोनों चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। विधानसभा के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ में ही स्थानिक स्वराज के चुनाव की घोषणा की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तब राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। आज बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी की संगठन बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें विधानसभा के उपचुनाव पर रणनीति बनाई गई, जिसमें शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल की अगुवाई में विभिन्न वार्ड प्रमुखों से चुनावी चर्चा भी की गई थी। पालिका वार्ड के नए सीमांकनों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है। इस वक्त शहर कांग्रेस उप प्रमुख अशोक गुप्ता भी इस संगठन बैठक में मौजूद रहे थे। समस्त वैष्णव वणिक परिवार की ओर से आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें वैष्णव वणिक परिवार के करीबन 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और साथ में प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन किए गए। समस्त वैष्णव वणिक परिवार की ओर से आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के समय में रक्त आपूर्ति को सुचारू रखने बड़ौदा में लगातार विभिन्न संस्थाएं ये प्रयास करती आई है। तब वैष्णव वणिक परिवार ने कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले स्वजनों को श्रद्धांजलि देने ये समाज सेवा का प्रयास किया। इस रक्तदान शिविर में कोरोना से ठीक हुए नागरिकों को प्लाज्मा डोनेट करके किसी और कोरोना संक्रमित मरीज की जान बचाने के लिए प्रेरित भी किया गया था। साथ ही में प्लाज्मा डोनेट करने वाले नागरिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इंदु ब्लड बैंक के सहयोग से ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें वैष्णव वणिक परिवार के 400 से ज़्यादा नागरिकों ने रक्तदान की इच्छा जताई। इस रक्तदान शिविर में बड़ौदा के मेयर जिगीसाबेन सेठ और प्रदेश भाजपा के नेता शब्दशरण ब्रह्मभट्ट भी पहुंचे थे और रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की थी। समस्त वैष्णव वणिक परिवार वडोदरा અને 20મી ખડાયતા પરિષદ દ્વારા કોરોનાના સમયગાળામાં જે દર્દીઓને લોહીના સંદર્ભમાં મુશ્કેલી પડે છે, એમાં વૈષ્ણવ સમાજ તરીકે ઉપયોગી થવા આજે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર શહેરના 400થી વધારે વૈષ્ણવ વણિકો આ રક્તદાન શિબિરમાં ભાગ લેવાના છે। સાથે સાથે જે લોકોને ભૂતકાળમાં કોરોના થયું છે, જે લોકો રિકવર થયા છે, એ લોકો કોરોનાના અન્ય લોકોને અત્યારના દર્દીઓને પ્લાઝમા આપી શકે એના માટે રજિસ્ટ્રેશનની પણ વ્યવસ્થા કરી છે। આવા ઉમદા કાર્યમાં ખડાયતા પરિષદ સમસ્ત વૈષ્ણવ વણિક પરિવાર ટીમ તરીકે સાથે કામ કરી રહ્યું છે। ભવિષ્યમાં પણ આવા સમાજ ઉપયોગી કાર્યક્રમ દ્વારા વૈષ્ણવ સમાજ હંમેશ વડોદરા શહેરના લોકોને ઉપયોગી થવાનો પ્રયત્ન કરશે અને કરતો રહેશે। बारिश के बाद रास्तों की खस्ता हालत हो गई है, जिसके ऊपर राज्य सरकार भी अब हरकत में आई है। सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निर्देश से दिवाली से पहले रास्तों की ठीक से मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। तब बड़ौदा में भी अब गड्ढों को भरकर उसके ऊपर कारपेटिंग करने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़ौदा के रास्तों की खस्ता हालत के सामने अब पालिका एक्शन में आई है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से भी दिवाली से पहले रास्तों की सही मरम्मत के निर्देश जारी किए गए हैं। तब ये तस्वीरें ईदगाह मैदान से दालियावाड़ी के रास्ते की है।
जहां के रास्ते की खस्ता हालत के बाद आज से रोड ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्थानिक नगर सेविका की उपस्थिति में भिन्न मशीनों के जरिए रास्तों के गड्ढों को भर के उसके ऊपर कारपेटिंग करने का काम किया जा रहा है। बड़ौदा के ज़्यादातर रास्तों पर गड्ढों का ही साम्राज्य है। तब देर से ही सही पर पालिका वाहन चालकों की सुविधा के लिए हरकत में आती नजर आ रही है। आ जे कामगीरी છે આપ જોઈ શકો છો, આ કામગીરી ઈદગાહ મેદાનથી શરૂ કરી અને દાલિયાવાડી સુધીનો પટ્ટો કે જેમાં ઘણા બધા ખાડાઓ ને બધું પડી ગયું હતું, એટલે ત્યાં પટ્ટા ઉપર આ સારું કરવામાં આવી છે કામગીરી। કારણ કે આપણા જે પ્રધાનમંત્રી છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને આપણા જે વિજય રૂપાણી સાહેબ જે આપણા ચીફ મુખ્યમંત્રી છે એમના એક અભિપ્રાય હતો કે ભાઈ ચોમાસામાં ઘણી બધી જગ્યાએ ખાડાઓ પડી ગયા છે, તો દિવાળી પહેલાં ચોમાસું ગયું, દિવાળી પહેલાં હવે કોઈને કોઈ પ્રજાજનોને તકલીફ ન પડે તેને કારણે આપણે રોડના કામો પૂર્ણ કરવા જોઈએ। એટલે કોઈ પ્રજાજનને કોઈ ખાડાને એની કોઈ કામગીરી બાકી ના રહી જવી જોઈએ અને એ લોકોને સુવિધા મળી રહે પ્રજાજનોને એમના હિત માટે આ એક રોડનું કામ છે। અહીંયા ઘણા બધા વરસાદને કારણે ખાડાઓ પડી ગયેલા, તો આ રોડનું કામ અહીંયા શરૂ કરાવી દીધું છે અને આ પૂર્ણતાને આરે છે। बड़ौदा क्राइम ब्रांच ने सरकारी अनाज के घोटाले का पर्दाफाश किया है। सरकारी अनाज की दुकान का लाइसेंस लेकर प्रोविजन स्टोर चलाया जा रहा था, जिसमें सरकारी अनाज की कालेबाजारी हो रही थी, जिसके उपलक्ष्य में सरकारी अनाज की इस दुकान के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ौदा क्राइम ब्रांच ने सरकारी अनाज के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। शहर के कारेलीबाग विस्तार में आनंद नगर में सरकारी अनाज की दुकान की आड़ में प्रोविजन स्टोर चलाने का पर्दाफाश हुआ, जिसमें गरीबों के लिए आते सरकारी अनाज के पैकिंग को बदलकर अपने प्रोविजन स्टोर में बेचा जा रहा था। दीपक पटनी नाम के शख्स ने सरकारी अनाज का लाइसेंस लेकर इस काले काम को अंजाम दिया। गरीबों को मिलने वाले अनाज की इस तरह से कालाबाजारी करते शख्स को बड़ौदा क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है और डीसीबी पुलिस अब आगे की कार्यवाही कर रही है। इस घोटाले में पुलिस ने करीबन गेहूं और चावल की 40 से ज़्यादा बोरियां बरामद की है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। 13 अक्टूबर को अंतरिक्ष में दिखेगा अद्भुत नजारा। सूर्यास्त के बाद मंगल ग्रह को साफ साफ देखने का मिल पाएगा मौका। विधानसभा उपचुनाव और स्थानिक स्वराज के चुनाव में राजनीतिक हलचल तेज। बड़ौदा कांग्रेस पार्टी की संगठन बैठक में बनाई गई चुनावी रणनीति। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती आज। पालिका प्रशासन ने प्रतिमा को किए फूलहार अर्पण। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।